14 अगस्त 2005 साइप्रस से 121 लोगों को लेकर सुबह 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी, लेकिन 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स से भरे इस प्लेन का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में कोई बच नहीं पाया। जब इस हादसे के पीछे ये जांच की गई तो जो बात पता चली उसने सबके होश उड़ा दिया, क्योंकि इन सब की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एक बटन था। इस बटन की वजह से 121 लोगों की मौत हो गई। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई। 14 अगस्त 2005 सुबह के 9 बजे 115 पैसेंजर्स से भरी फ्लाइट साइप्रस से प्रोग जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन बीच में ग्रीस के एथेंस में उसका स्टॉप ओवर भी था, जिसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन पायलट जो इस प्लेन को ऑपरेट भी कर रहे थे। इस पायलट को कुल 16,900 उड़ान का एक्सपीरियंस था। उनके साथ प्लेन के कोकपेट में थे 51 वर्षीय को पायलट और इन्हें भी फ्लाइट उड़ान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। वही फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर इस प्लेन की कमान को संभाल रहे थे। डेली मेल के मुताबिक उड़ान भरने के 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसी समय अचानक से फ्लाइट में एक अलार्म बजने लगा। जब उस अलार्म की जांच की गई तो पता चला था कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का अलार्म था। इस अलार्म को देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और वो उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 से ज्यादा की फीट की ऊंचाई पर अलार्म के इस तरह से बजने का कारण दोनों पायलटों के बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अब ऐसी सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए दोनों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। पायलट जब एटीसी को ये पूरी सिचुएशन बता ही रहे थे, तभी प्लेन में कॉकपिट पैनल में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। इन आवाजों से पायलट की आवाज एटीसी तक ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी। ये आवाज कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। इसी के साथ ही प्लेन का मास्टर कोशन अलार्म भी बजना शुरू हो गया। इस अलार्म के बजने का यह मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट कर चुके थे। दोनों पायलट की दिक्कतें अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या और क्यों हो रहा है। यात्रियों को सांस लेने में भी दिक्कतें होने लगी थी। ये सब जानकर प्लेन में भागदौड़ का माहौल फैलता चला गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। जब सभी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हुई थी, तब तक प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क करके उन्हें अपनी समस्या बताने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन उनकी बात एटीसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर उनकी एटीसी से भी कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। एटीसी ने भी उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। प्लेन उड़ता रहा हवा में। प्लेन के अंदर मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थीं और उसी के साथ प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को 1.25 घंटे का समय लगता है, यानी 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसके बाद ठीक 13 मिनट पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजियन में पहुंच चुका था। 10:12 से लेकर 10:50 तक एथेंस एटीसी की टीम रेडियो कंट्रोल से पायलट की कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें फिर से कोई जवाब नहीं मिल पाया। अब 10:45 हो चुके थी, लेकिन प्लेन ने अभी तक लैंड नहीं किया था और ना ही ये बात समझ आ रही थी कि प्लेन कब लैंड करेगा। अब 2 फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे भेजा गया। अब समय और हालात को देखते हुए एटीसी को कुछ अनहोनी होने का आशंका होने लगी। इसी वजह से ग्रीक अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। फाइट ऑफ जेट ने एलियस फ्लाइट को ढूंढ लिया था। इनमें से एक फाइटर जेट इस विमान के बेहद करीब आ गया था। वो इसलिए था ताकि वो ये सब देख सके कि आखिर प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। उन्होंने ये देखा कि प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई नहीं बैठा है। वही मैन पायलट अपनी सीट पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। अब यह फाइटर जेट पीछे गया ताकि वहां से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया जा सके। लेकिन फाइटर जेट की पायलट के लिए हैरानी की बात तो यह हुई थी कि किसी भी पैसेंजर ने मुड़ कर उनकी तरफ नहीं देखा और ना ही उनकी तरफ से उन्हें कोई रिएक्शन मिल रहा था। लेफ्ट साइड के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब समय था 11:49। फाइटर जेट के पायलट ने यह देखा कि एक शख्स केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। फिर वो उन्हें कुछ ही पलों में पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट्स ने इशारा करके मौजूदा हालात के बारे में जानने की कोशिश की। यह शख्स भी फाइटर के पायलट्स को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाया।
तभी प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और इसकी वजह से प्लेन लेफ्ट साइड में झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ही रहा था, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से नाकाम रहा। इसके बाद 12 बजे फ्लाइट की राइट साइड के इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह खो चुका था। इसके बाद ये प्लेन एथेंस से 140 किलोमीटर दूर जाकर ग्रामेटिका की पहाड़ियों के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन सवार सभी लोगों की मौत हुई थी। फाइटर जेट के पायलट ये सब देखकर सदमे में आ चुके थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये फ्लाइट क्रैश हुई थी। इसके बाद ग्रीस में इस फ्लाइट के क्रैश होने की खबर आग की तो फैल गई। इसी वजह से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। सभी 121 लोगों के शव को ढूंढकर बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन जब हादसे में मृत मिले कुछ लोगों का पोस्टमार्टम किया गया तो बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई थी। उन्हें पता चला कि प्लेन में मौजूद पायलट समेत लगभग सभी लोग पहले ही मर चुके थे। तो अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब दोनों पायलट की मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी, तो प्लेन का कंट्रोल किसके पास था? कौन संभाल रहा था? प्लेन को जांच में पता चला कि प्लेन में मौजूद पायलट समेत लगभग सभी लोग पहले ही मर चुके थे। तो अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब दोनों पायलट की मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी, तो प्लेन का कंट्रोल किसके पास था? कौन संभाल रहा था? प्लेन को जांच में पता चला कि पायलट्स की मौत के बाद प्लेन को फ्लाइट अटेंडेंट संभाल रहे थे, क्योंकि आखिरी बार उन्हीं की आवाज ही एटीसी को सुनाई दी थी। उन्होंने मेरे कहकर करीब 5 बार मदद की गुहार एटीसी को लगाई थी। फ्लाइट अटेंडेंट के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके बावजूद प्लेन को वो ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया से दूर ले जाने में कामयाब रहे। अब आप सोचिए कि अगर वो ऐसा ना करते तो ना जाने कितने और मासूम लोगों की जान चली जाती। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पकड़ी गलती। अब एक्सपर्ट्स ने इस घटना की वजह जानने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले तो प्लेन लेफ्ट साइड में क्यों चूक गया था, इसी लेकर यह पता चला कि प्लेन के लेफ्ट साइड का फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी। यह बटन वो था जो प्लेन के प्रेशर को सेट करता है। इस बटन को देखते ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को समझ आ चुका था कि कैसे यह हादसा हुआ। दरअसल प्रेशराइज बटन एक पूरे जहाज में हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है। इतनी ऊंचाई में जाकर अब साफ सी बात है कि हवा का दबाव ज्यादा होगा, इसलिए बटन इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसी बटन से बाहर के इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं, जिससे प्लेन के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और कभी कभी इसे मैन्युअल भी किया जाता है, तो पायलट और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। यहां हुई थी गलत। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो आपसे कई सबसे मेजर रीजन भी पता चला। दरअसल जब यह प्लेन अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था, तो वहां सर्विस करने वालों ने इसके प्रेशराइज बटन को मैन्युअल मोड पर डाल दिया था। प्लेन उड़ाने के समय दोनों पायलट्स का इस और ध्यान नहीं गया था कि बटन ऑटोमेटिक मोड पर नहीं बल्कि वो मैन्युअल मोड पर है। इसके कारण प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी। फिर कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, जिससे दोनों पायलट बेहोश हो गए। वही सभी यात्री और क्रू मेंबर भी धीरे धीरे बेहोश होने लगे। इसके बाद ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी।